कभी सोचा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति को किसी ने स्कूली लड़का कहकर सबके सामने टोक दिया हो? आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक ऐसी ही असाधारण कहानी जानने वाले हैं जिसकी शुरुआत एक बहुत ही तीखे ताने से होती है। अरे ठहरो, मैंने अभी स्कूल के लड़कों की हाजिरी कहाँ ली है? सोचिए, ये शब्द एक प्रोफेसर ने एक बहुत ही साधारण से कुर्ता पजामा पहने हुए नौजवान से कहे थे। उन्हें भला क्या अंदाजा था कि जिसे वो एक मामूली छात्र समझ रहे हैं वो एक दिन भारत का सबसे पहला नागरिक बनेगा। नमस्कार, इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज हिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज हम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन के सफर पर चलेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असलियत में विनम्रता और मजबूत इरादे क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये असाधारण कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू हुई एक छोटे से गांव से और पहुंची अकादमिक दुनिया की बुलंदियों तक। ये कहानी है एक असाधारण छात्र की। बात है 3 दिसंबर 1884 की। बिहार का एक गांव है जीरादेई। यहीं एक बड़े से संयुक्त परिवार में सबसे छोटे बेटे ने जन्म लिया, राजेंद्र प्रसाद। उनका बचपन एक ऐसे माहौल में बीता जहां होली के रंग भी थे और मुहर्रम का मातम भी। उनकी माँ उन्हें रामायण की कहानियां सुनाती थीं, जिनसे उनके अंदर अच्छे संस्कार पड़े। और पढ़ाई की शुरुआत हुई सिर्फ 5 साल की उम्र में एक मौलवी साहब के पास। और उनकी पढ़ाई लिखाई का हुनर, अरे वाह, ऐसा था कि जब उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी तो उसमें पहला स्थान हासिल किया। यह सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं थी, सोचिए, ये तो पूरे बिहार के लिए गर्व की बात बन गई। जाहिर है ये उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा था। जिंदगी एकदम सेट थी, करियर आसमान छू रहा था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां उन्होंने अपने सुनहरे भविष्य को देश के भविष्य के लिए दांव पर लगा दिया। अब देखिए, उनके सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता था आरामदायक जिंदगी का, कानून में गोल्ड मेडलिस्ट बनकर एक बड़े वकील की शानदार जिंदगी, और दूसरी तरफ था महात्मा गांधी के साथ संघर्ष और त्याग का एक मुश्किल रास्ता। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और अपनी जबरदस्त वकालत को देश के नाम कर दिया। और वो मोड़ आया साल 1917 में। जगह थी चंपारण। यहीं उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली मुलाकात नहीं थी, ये तो एक क्रांति की शुरुआत थी। इसी एक मुलाकात ने एक बेहद कामयाब वकील को एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी में बदल कर रख दिया। बस यहीं से वो कूद पड़े संघर्ष की आग में। ये वो वक्त था जब उनके अंदर का देशभक्त तपा और कुंदन बनकर निकला। ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसने उनके सब्र और उनकी लगन को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ तो वो अंदर तक हिल गए और फौरन असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। अपनी चलती हुई वकालत छोड़ दी। यही नहीं, उन्होंने पटना में एक नेशनल कॉलेज भी खोला ताकि जिन छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़े हैं उनकी पढ़ाई न रुके। और तो और बिहार में नमक सत्याग्रह की अगुवाई भी की। फिर आया साल 1930। नमक सत्याग्रह की अगुवाई की और इसकी कीमत भी चुकाई, 6 महीने की जेल। ये उनकी पहली जेल यात्रा थी और इस बात का पक्का सबूत कि वो अपने उसूलों के लिए कुछ भी कर सकते थे। उनकी सादगी का अंदाजा तो उनके अपने ही शब्दों से लगाया जा सकता है। वो कहते थे, सच तो ये है कि हम सब कुछ खुद ही करते थे। तीसरे दर्जे में सफर करना कभी बेइज्जती जैसा नहीं लगा। सोचिए, ये शब्द किसी बड़े नेता के नहीं, एक सच्चे देश सेवक के हैं जिन पर पद और ताकत का कोई असर नहीं हुआ। तो संघर्ष का दौर तो था ही, लेकिन अब वक्त था एक नए देश को बनाने का, उसे गढ़ने का। और इस बहुत बड़े ऐतिहासिक काम में डॉक्टर प्रसाद ने एक आर्किटेक्ट, एक निर्माता की भूमिका निभाई जब उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण की अध्यक्षता की। और ये काम आसान नहीं था, बहुत लंबा सफर था। देखिए, जुलाई 1946 में संविधान सभा बनी। फिर 9 दिसंबर को डॉक्टर प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। करीब करीब 3 साल की दिन रात की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आखिरकार तैयार हो गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950, जब भारत एक गणतंत्र बना और डॉक्टर प्रसाद ने इसके पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है।
एक ऐसी उपलब्धि जो आज तक कोई और दोहरा नहीं पाया है। वो भारत के इकलौते, जी हां, इकलौते राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया, यानी पूरे 12 साल देश की सेवा की। इतनी सारी उपलब्धियां, इतना बड़ा पद, लेकिन इन सब से कहीं ऊंचा था उनका चरित्र, उनकी सादगी। वो एक ऐसे नेता थे जो राष्ट्रपति भवन के शानदार गलियारों में रहते हुए भी अपनी मिट्टी की खुशबू को कभी नहीं भूले। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कोई सोच भी सकता है कि एक देश का राष्ट्रपति अपने ही नौकर से हाथ जोड़कर माफी मांगे? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह सच है। तो हुआ यूं कि एक दिन राष्ट्रपति प्रसाद का एक बहुत कीमती पेन उनके पुराने नौकर तुलसी के हाथ से छूटकर गिर गया। उस वक्त गुस्से में राष्ट्रपति जी ने तुलसी को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। मन में एक बेचैनी होने लगी कि शायद उन्होंने एक बेकसूर के साथ बहुत गलत कर दिया है। ये जो खुद की गलती मानना है ना, यही उनके महान चरित्र की पहचान थी। और फिर उन्होंने जो किया वो उनकी महानता को दिखाता है। उन्होंने तुलसी को वापस बुलवाया और जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने अपना सिर झुकाया, हाथ जोड़े और कहा, तुलसी मुझे माफ कर दो। कहते हैं उस वक्त दोनों की आंखों में आंसू थे। ये एक राष्ट्रपति की नहीं, एक सच्चे इंसान की विनम्रता थी। उनकी इसी शख्सियत को देखकर शायद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उनके बारे में लिखा था, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा व्यक्तित्व जख्मी रूहों पर मरहम का काम करेगा। और वो थे भी ऐसे ही। तो आखिर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से क्या सीखते हैं? उनकी विरासत क्या है? उनकी विरासत उन उसूलों में है, उन मूल्यों में है जो आज भी हम सबको रास्ता दिखाते हैं। अगर उनके जीवन को कुछ शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे देश के लिए बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ करना, सादगी और ऊंचे नैतिक आदर्श, मुश्किलों में भी हिम्मत न हारना और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ भाईचारे का सम्मान करना। इन्हीं महान गुणों के लिए 1962 में उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। अब एक सवाल हम सबके लिए है। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कौन से आदर्श को अपना सकते हैं? क्या वो उनकी सादगी है, उनकी विनम्रता, या देश के लिए उनका सेवा भाव? इसका जवाब हमें खुद ढूंढना होगा। ऐसी ही और भी प्रेरणा देने वाली कहानियों के लिए इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज हिस्ट्री के साथ जुड़े रहिए।